एक मिनट में फिर से इरेज करके यहाँ पे लिखता हूँ. What was work? Work was nothing but product of force and displacement. So either work is done by an object, or you can say body, or work is, दूसरी चीज क्या होगी बताओ? या तो किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे वर्क होगा, या फिर बताओ दूसरा पर्सपेक्टिव क्या होगा? या तो बॉडी पे वर्क होगा, या फिर वो बॉडी वर्क करेगी. इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे? ये दो अलग अलग चीजें है ना, समझ रहे हो? या तो एक बॉडी वर्क करेगी, या तो एक बॉडी पे वर्क होगा. यस. सो कैरिड आउट बाय अनदर बॉडी. तनुष्का, तो तुम कह रहे हो वर्क इज कैरिड आउट बाय अनदर बॉडी. या ऐसे कहो सिंपल कि वर्क इज डन ऑन अ बॉडी, है ना? लिख लो. या फिर और वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, या फिर बॉडी. तो इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है, बस यही कि कब वर्ड बाई आ रहा है और कब वर्ड ऑन आ रहा है. ठीक है, इसे नोट कर लो. ठीक है, तो दोनों केस में हम क्या कहेंगे कि ओके, वर्क शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, नोट कर लिया ये नो पॉइंट? ओके. सर. अब एक कॉमन सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है. ऐसे समझो कि अगर कोई वर्क, कोई ऑब्जेक्ट अगर वर्क स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, या मतलब वो वर्क किसी दूसरी बॉडी पे कर रहा है, बॉडी वन जो वर्क कर रहा है, और एक दूसरी बॉडी है टू जिस पे वो वर्क कर रहा है. एग्जाम्पल ले लो, ये बॉडी टू है, ठीक है, एंड देयर इज अनदर बॉडी, ये बॉडी वन है. So body 1 is, let's say, applying the force on body 2. So body 2 is experiencing this force, and due to the experience of this force, body 2 is moving in the green direction, and let's say it moved from this point A to point B. तो बताओ जो वर्क कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है? बॉडी 1 वर्क कर रही है यहाँ पे, ठीक है. विद टाइम वो वर्क कम हो सकता है, या ज्यादा हो सकता है, या कांस्टेंट रहेगा? बताओ. वर्क का ऐसा यूनिट क्या था, हमने देखा था, जूल्स. सपोज बॉडी 100 जूल्स ऑफ वर्क कर रही है, किस पे? मैं पहले ये वाला केस लेकर चल रहा हूँ, बाई. तो बॉडी 1 इज डूइंग वर्क ऑन बॉडी 1, ठीक है. तो इस बॉडी 1 का वर्क विद टाइम कम होगा, ज्यादा होगा, या कांस्टेंट रहेगा? हम्म. समझ नहीं आया सर, कौन वर्क किस पे कर रहा है सर? पहले ये दो सेंटेंसेस क्लियर है कि नहीं बताओ? वर्क इज डन बाय एन ये सर, ऑब्जेक्ट ये या तो बॉडी, क्लियर और है. वर्क इज डन ऑन, ठीक. तो बॉडी 1 वर्क कर रही है, मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, ये करता है. करता समझते हो? जिसके चलते सब कुछ हो रहा है. तो बॉडी 1 वर्क कर रही है. तो ये जब वर्क बॉडी 2 पे कर रही है, तो इसका वर्क, ये 100 जूल्स ऑफ वर्क जो कर रही है 2 पे, ये विद टाइम ये वर्क कम होगा, ज्यादा होगा, या कांस्टेंट रहेगा? हम्म. अरे भाई बताओ, बॉडी 1 ये जो वर्क स्पेंड कर रही है 100 जूल्स बॉडी 2 पे,
100 जूल्स ये बॉडी 2 पे वर्क कर रही है, कौन? बॉडी 1। और बॉडी 2 मान लो ए से बी डिस्प्लेस हो गई हो, चलो मैं यहाँ डिस्टेंस भी लिख देता हूँ, 10 मीटर डिस्प्लेस हो गई। कौन? बॉडी 2 डिस्प्लेस हो गई बॉडी 1 के चलते। तो बॉडी 2 ने वर्क किया या बॉडी 2 ने वर्क एक्सपीरियंस किया, ये बताओ। सर एक्सपीरियंस 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 किया। किया। किसके द्वारा? किसके चलते? बॉडी 1 तो बॉडी वन। हाँ, तो बॉडी 1 ने 100 जूल्स ऑफ वर्क जो अप्लाई किया, हम उसको इक्वेट कर सकते हैं, किसके इक्वल कर सकते हैं? बॉडी 2 ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया इनटू जो उसने डिस्प्लेसमेंट शो किया विच इज 10। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा, अच्छा बॉडी 2 ने क्या फोर्स एक्सपीरियंस किया? 10 न्यूटन। ठीक है, इससे फोर्स का भी मैग्नीट्यूड पता चल गया, ये जो फोर्स इसने एक्सपीरियंस किया। अरे भाई, ये जो बॉडी 1 2 पे जो फोर्स लगाएगी वही तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, इसकी खुद की फोर्स नहीं है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं बॉडी 2 एक्सपीरियंस कर रही है वर्क। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 100 जूल्स जो वर्क उस पर हो रहा है, ये विद टाइम कम होगा, बढ़ेगा, या कांस्टेंट रहेगा? विल दिस वर्क इंक्रीज, डिक्रीज, और विल इट रिमेन कांस्टेंट? बताओ। सर कांस्टेंट रिमेन होगा क्योंकि इसे कांस्टेंट पावर मिल रही है। फिर पावर में कहाँ चले गए तुम? नहीं पावर सर, हमने वो डिस्कस नहीं किया ना। एक्सेलरेशन सर। मैंने एक्सेलरेशन पूछा नहीं, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, ये 100 जूल्स ऑफ वर्क कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा, ये बताओ पहले। कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, बाकी लोग, तनुष्का, इश, एरिल, कम ऑन यार, पार्टिसिपेट करो, बताओ। अपूर्वा, पलक, सर कम होना चाहिए। नमन, श्रेया। इश कह रहा कम होना चाहिए। चिराग, जैन, मुस्कान, आयशा, रिद्धि, होना चाहिए। कम होना चाहिए। व्हाई डू यू थिंक तुम बोल पा रहे हो, बताओ एक चीज। पता है एनसीईआरटी में मेंशन है, व्हाइल यू टॉकिंग विद योर फ्रेंड यू आर डूइंग सम अमाउंट ऑफ वर्क, इजंट इट? कभी टीचर के मुंह से सुना है आज मैंने 5 घंटे क्लास ले लिया, मैं थक गया हूँ बोल बोल कर? एनर्जी डिप्लीट हुई ऑफ कोर्स। तो जब कोई कुछ कह रहा है, क्लास 8 में पढ़ा होगा साउंड चैप्टर में, गले में क्या होता है? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स में क्या चीज होती है जिसके वाइब्रेशन के चलते साउंड प्रोड्यूस होती है? वोकल कॉर्ड्स। अरे हाँ ना, जल्दी तो बोलो कुछ। यस सर। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स कब मूव करते हैं? जब क्या पास करता है वॉइस बॉक्स से? एयर। 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 ओके। एयर अपने साथ क्या लेकर आती है? एयर इज एक्चुअली एक एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट, जो अपने साथ यही तो फोर्स अप्लाई कर रही है, किस पे? वोकल कॉर्ड पे। और फोर्स जब अप्लाई कर रही है किस पे? वोकल कॉर्ड पे। वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। हाँ, वाइब्रेट कर रहे हैं मतलब हम कह सकते हैं ना डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लो हो गया ना। जहां पे कोई बॉडी डिस्प्लेस करे एक फोर्स के एप्लीकेशन के चलते, हम बोल देंगे वहां वर्क हो रहा है। तो ये साइंटिफिक व्यू हो गया उसे देखने का। ठीक। तो अब ये सोच के भी जरा बोलो कि इस केस में वो जो वर्क कौन कर रहा है? एयर। क्या ये विद टाइम एयर के द्वारा वर्क किया हुआ, क्योंकि एयर अपने साथ फोर्स कैरी कर रही है ना, वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कांस्टेंट रहेगा? अब तुम बोलोगे वो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल एजेंट पे। ठीक है, वो एक्सटर्नल एजेंट पे डिपेंड करेगा, याद रखना। विच इज, इट मे इंक्रीज, डिक्रीज, और इट मे रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, कभी ये मत बोलना कि सर डिक्रीज होगा। जैसे अगर तुम्हारी गट फीलिंग बोल रही होगी, अरे यार जो बॉडी वर्क अप्लाई कर रही है किसी दूसरी बॉडी पे, तो उसका वर्क डन के चलते उसका खुद का वर्क, आई मीन जो अप्लाई कर रहा है वर्क, उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है, कम हो भी सकता है, या तो इंक्रीज भी हो सकता है, या तो कांस्टेंट भी आ सकता है। ठीक है, तो नेवर से दिस। सो ऑलवेज रिमेंबर, वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। जिस पे वर्क होता है, ये भी गलती से भी मत बोल देना कि जिस पे वर्क होता है उसका वर्क इंक्रीज हो रहा है। नहीं, इसका वर्क डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, इसका काउंटर एग्जाम्पल भी है। सर आपने क्या बोला, एक बार फिर से बोलो। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर वर्क हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं है कि किसी पे अगर वर्क हो रहा है मतलब ये बढ़ रहा है आस्ते आस्ते, तो जरूरी नहीं, तुम ये मत सोच लेना कि अच्छा सर वो ना, मतलब अगर वर्क बढ़ रहा है तो पक्का फोर्स या तो डिस्प्लेसमेंट
दोनों में से कोई एक बढ़ रहा होगा या दोनों बढ़ रहे होंगे, जरूरी नहीं है। जैसे एक स्पीडिंग कार जब ब्रेक लगाती है, मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है कार, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये यही फोर्स लगा रही है, इसका इंजन फोर्स एक्चुअली लगा रहा है इन द मूविंग डायरेक्शन, और ये डिस्प्लेसमेंट है। बट जब ब्रेक लगाते हैं स्पीडिंग कार में, तो ब्रेक फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं और फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या कर रही है, इस पे वर्क कर रही है, इसी ऑब्जेक्ट पे। ये एक्सटर्नल फोर्स भी इसी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रही थी, लेकिन इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है। एक फोर्स क्या कर रही है, एक फोर्स बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के अलोंग काम कर रही है, और एक फोर्स बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ काम कर रही है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है। इसी पर्सपेक्टिव से हम कह देते हैं ना पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क, राइट। तो पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क क्या है, यही चीज है कि विद टाइम वो वर्क मतलब डिस्प्लेसमेंट के अलोंग बढ़े या घटे, ठीक है। दैट्स व्हाट वी मीन बाय दोज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। पॉजिटिव वर्क है तो हमने देखा था पिछली क्लास में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम होती है, लेकिन हमने और एक एडिशनल चीज क्या पढ़ी थी, कोई भी अक्यूट एंगल फॉर्म होता है ना। ये केस याद होगा सबको। एक लेट्स से खिलौना है छोटा सा, दिस इज द स्ट्रिंग, ये एक धागा है, धागे को पकड़ के एक बच्चा खींच रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन धागा, द स्ट्रिंग विच इज टाइड टू द टॉय, स्ट्रिंग के अलोंग फोर्स अप्लाई हो रही है, राइट, ठीक है। एंड लेट्स से दिस ब्लॉक इज ड्रैगिंग, ये ड्रैग हो रहा है फ्लोर पे, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, आई मीन this is the direction of the displacement. Let's say the toy moved from point A to point B. तो इस केस में भी वर्क क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। इस केस में वर्क देखो, एंगल क्या बन रहा है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, अगर तुम ये बनाओगे पॉजिटिव। ये थीटा एंगल जो बन रहा है ये अक्यूट है ना नेचर में, और 90 से कम है और 0 से ज़्यादा तो पॉजिटिव है। तो एक नई चीज़ आज लिखो, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जल्दी लिखो। ये 10th में पढ़ोगे कॉस थीटा है क्या, बट मैं भी तुम्हें बता देता हूँ ये है क्या कॉस थीटा। लिख लिया कॉस थीटा। इसे पढ़ते कैसे, कॉस थीटा। सर थीटा क्या है, थीटा एंगल है, ठीक है। नीचे कॉस थीटा साइड में लिखना, और इसको समझने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना सब लोग। लेट्स से पी क्यू आर, उस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है। वर्टेक्स पी पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक राइट एंगल ट्रायंगल में बनाते जाओ सुनते जाओ, ठीक है। कॉस थीटा है कि एक्चुअली देखो, ऑब्वियसली एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो अक्यूट एंगल्स होंगे। अगर एक 90 डिग्री है तो बाकी के दो जो एंगल्स बच रहे हैं 90 के अलावा, वो क्या होंगे, अक्यूट होंगे ना नेचर में, ठीक है। मान लो ये एंगल थीटा है, अगेन थीटा एक वेरिएबल है, जैसे एक्स एक वेरिएबल है ना मैथ्स में, वाई पी क्यू, उसी तरह थीटा एक वेरिएबल है। ग्रीक भाषा से वो लेते हैं इन वेरिएबल्स को, रो, थीटा, ओमेगा, ठीक है, डब्ल्यू नहीं है ये, ओमेगा है, फाई, साई, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं ग्रीक लेटर्स में, ठीक। तो बताओ एंगल आर क्या हो जाएगा थीटा के टर्म्स में, एंगल आर क्या हो जाएगा थीटा के टर्म्स में। ये भी थीटा ही होगा। नहीं भाई, अगर तुमने इसको थीटा माना है तो एंगल आर थीटा के टर्म्स में देखो कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी पता ही है सबको, तीनों एंगल्स 90 का minus सम theta. 90 माइनस थीटा, वेरी गुड। तो एंगल आर प्लस पी की जगह 90 पुट करो, एंगल क्यू क्या है थीटा, 90 थीटा, उस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा साइन इनका, 180 माइनस 90 क्या है 90, ठीक है। एंगल आर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ शॉर्ट लैंग्वेज में, ये देखो इधर देखो सब लोग, जो भी लिख रहा है कुछ इधर देखो, सब कुछ छोड़ छाड़ के, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तुमने, सपोज ये एंगल 30 है, ठीक है, ये तो फिक्स है 90 डिग्री है, तभी राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा।
ट्रायंगल का नाम ABC है। अगर ये 30 है तो तुम फटाक से इसको कैसे बोलते हो, ये दूसरा एक्यूट एंगल कितना होगा? 60. 60 90 माइनस थीटा, मतलब दैट्स द क्विक वे और लॉजिक टू नेम दिस अनदर acute एंगल। ठीक, तो cos थीटा क्या होता है मैथ्स में, याद रखना, इट इज इक्वल टू, जैसे इस एंगल में थीटा कहाँ है, किस वर्टेक्स पे है, Q पे, Q वर्टेक्स पे थीटा है, तो तुम थीटा वर्टेक्स से अंदर देखो इस ट्रायंगल में, ठीक है, थीटा वर्टेक्स से, हाँ थीटा वर्टेक्स से अंदर देखो। जब तुम अंदर देखते हो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो जिस साइड पे नजर पड़ती है तुम्हारी, ठीक है, इस साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? Perpendicular. ये तुम्हारी आंख है तो PR परपेंडिकुलर है। तो PR परपेंडिकुलर कब है? जब तुम थीटा अक्यूट एंगल से अंदर देख रहे हो। तो और बेस क्या हो जाता है? बेस हो जाता है PQ, एडजेसेंट साइड, जो थीटा से सटा हुआ है। ये साइड का नाम तो फिक्स है, आई थिंक सबको पता होगा, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं हाइपोटेन्यूज के बारे, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो फिक्स होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तुम इसको चेंज नहीं कर सकते हो। कभी किसी के मुंह से सुना है कि सर हाइपोटेन्यूज को बेस कहते हैं या परपेंडिकुलर कहते हैं? नहीं, ठीक है। तो याद रखना, एक बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मैथ्स में काम भी आएगा तुम लोग को। तुम जिस अक्यूट, अरे लिए मत स्क्रीन में टच करो, कुछ बन जाता है, इसको इरेज कर दो। हाँ, जिस अक्यूट एंगल, सर जानबूझ के नहीं किया, तो वो दब रहा था बार हाँ बार. हाँ वही मैं कह रहा हूँ, स्क्रीन में टच मत करो, गलती से इंप्रेशंस बन जाते हैं। तो मैं कह रहा था, जब भी किसी अक्यूट एंगल से अंदर देखोगे ट्रायंगल में, उस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, तो इस 30 के रिस्पेक्ट में क्या बेस है, ठीक है, दो चीजें लिख लो, बेस और परपेंडिकुलर, ताकि याद रहे तुम लोग को, तब जाके cos थीटा का मतलब समझ में आएगा। बेस होता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब सटा हुआ, मतलब बगल वाला साइड। परपेंडिकुलर हमेशा इसे कहते हैं ऑपोजिट साइड। ठीक है, इसे जल्दी लिख लो। और cos थीटा की डेफिनेशन होती है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये इन दो चीजों का डिवीजन होता है, मतलब रेशियो होता है। हमेशा cos थीटा की यही डेफिनेशन होती है, ठीक है। इसे जरूर लिख लेना, बेस और परपेंडिकुलर। 10th में तो बहुत पढ़ोगे इस चीज को, हर बार बार पढ़ोगे। ठीक है, लिख लिया? Yes, बस sir. लिखो, बेस इज एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर इज ऑपोजिट साइड, लिखो cos थीटा इज एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, हम्म, तो मान लो ये पॉइंट A है, यहां से तुमने एक परपेंडिकुलर गिराया इस पे, तो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, दिख रहा होगा सबको। नाम भी दे देते हैं इसे AYZ। AYZ राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो बताओ cos थीटा यहाँ क्या हो जाएगा? थीटा के रिस्पेक्ट में अंदर देखो, तो जो साइड तुम्हें दिख रहा है ठीक ऑपोजिट, उस साइड को किस नाम से बुलाते हैं? Perpendicular. लेकिन cos थीटा तो होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट क्या हो गया? थीटा के एकदम बगल में साइड, ये वाला साइड लेंगे, हाइपोटेन्यूज नहीं लेंगे, याद रखना, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के ऑपोजिट होता है। तो न्यूमरेटर में एडजेसेंट साइड क्या हो गया? ZY। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? अपॉन हाइपोटेन्यूज में AY। ठीक है, ये समझ में आया? Yes, sir. अब AY देखो, AY क्या एक्चुअली में, AY इज एक्चुअली नथिंग बट इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू ZY अपॉन फोर्स। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एक चीज, कि ZY की वैल्यू कितनी होगी? F cos थीटा। ठीक है, ये ZY जो निकला है, ये F cos थीटा है, मतलब फोर्स इंटू cos थीटा का प्रोडक्ट। और वर्क हम जानते हैं, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ ये नहीं होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा,
ये कॉस थीटा, ये एक्चुअल डेफिनेशन होती है, ठीक है, वर्क की। ओके, ये सब मैं कह रहा हूँ इसकी जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो कॉस थीटा का मतलब क्या है, और ये वैल्यूज लिख लो। मेन तुम्हें कॉस थीटा लिखवाने का ये रीजन था मेरा, ये वैल्यूज जरूर लिख लेना। cos 0 degree is 1, cos 45 degree is 1 upon root 2, cos 90 degree is 0, and cos 180 degree, ये वैल्यू जरूर लिख लेना, cos 180 is -1, ठीक है। जीरो, 45, 90 और 180 इनकी वैल्यू जरूर लिख लेना। लिख लिया सर। बाकी लोगों ने भी लिख लिया? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। तो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, और लेट्स से एरल इस ऑब्जेक्ट को ऐसे फोर्सेस पे अप्लाई कर रहा है कि देखो क्या डायरेक्शन है, पैरेलल टू द ग्राउंड फोर्स की, और ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल बना? बताओ क्या एंगल बना? 180। अरे सेम डायरेक्शन में, पैरेलल, 0 डिग्री। 0 डिग्री, ठीक है। और हाँ सॉरी ये लिखना ही भूल गए हम लोग, यहाँ पे प्लीज लिख लेना, एफ एस कॉस थीटा जब लिखा था ना, लिखो यहाँ ध्यान से, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये चीज लिखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक ये सबको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटीज हैं, दोनों वेक्टर्स हैं या दोनों स्केलर्स हैं, या सर एक स्केलर है एक वेक्टर है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोनों वेक्टर्स हैं, और वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा फॉर्म होता है। और यहाँ ठीक इसी लाइन के नीचे ये भी लिख लेना, थोड़ा स्पेस बना के, कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वर्क कैसे निकलता है? इनके प्रोडक्ट से, एफ एस और कॉस थीटा। ऐसा यूनिट तो पता ही है वर्क का, जूल्स, फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। ओके, लिख लिया ना सबने, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा थीटा क्या है, 0 डिग्री। तो अभी अभी किसी को वैल्यू याद है, कॉस 0 क्या था? 1। 1। 1। 1। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इज एफ एस। ये फोर्स एरल ने लगाई, वो स्मार्ट था, तो उसने फोर्स ऐसे लगाई मैक्सिमम वर्क के लिए, लेकिन उसके फ्रेंड ने कहा कि अरे यार मैं तो फोर्स ऐसे लगाऊंगा इस डायरेक्शन में, एक ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में, सच दैट ऑब्जेक्ट ड्रैग हो रहा है, I mean along the ground in this green direction. This is the direction of displacement. Mind you, this is the direction of force. ये blue arrow. Such that angle between them, यहाँ पे देखो, मतलब F और displacement के बीच में एंगल 45 डिग्री बन रहा है। तो इस केस में देखो वर्क डन क्या हो जाएगा, सिर्फ Fs नहीं होता है, चलो मैं Fd लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ मैंने डिस्प्लेसमेंट की जगह D लिखा है। I mean यहाँ भी मुझे T लिखना चाहिए था, ठीक है। आई थिंक एस और डी में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी बुक में उन्होंने एस लिया है तो मैं यहाँ डी ले रहा हूँ। यहाँ पे कॉस 45 लेंगे, कॉस 45 की वैल्यू कितनी थी याद है? 1/√2, 1/√2। तो तुम लोग समझदार हो, सबको पता है कि कॉस 0 जो कि 1 था और कॉस 45 जो कि 1/√2 है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, 1 या 1/√2? 1। 1। 1 बड़ी है, ये छोटी है ना 1/√2, ठीक है। यस सर। तो कोई छोटी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हो रही है एफ डी के साथ, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है एफ डी के साथ, तो किस केस में वर्क ज्यादा होगा?
केस ए में या केस बी में? सर ए में। ए में, ठीक सर है। ए में। तो इससे बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या आई कि जैसे जैसे अक्यूट एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे अक्यूट एंगल इनके बीच में इंक्रीज होता है 0 से 45, चलो ऐसे और अच्छे से बता देता हूँ। 0 से मान लो पहले 30 हुआ, 30 डिग्री, फिर 30 से 45, फिर 45 से 60, फिर 60 से मान लो 90 चला गया। तो जैसे जैसे अक्यूट एंगल बढ़ता है वैसे वैसे वर्क डन कम होता है फॉर द सेम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। 0 डिग्री के केस में cos 0 1 होता है, cos 45 हम देख ही चुके, 1/√2, cos 90 वैल्यू याद है 0, 0। ठीक है। परपेंडिकुलर के केस में 0 वर्क। ओके, 30 और 60 अगर इंटरेस्टेड हो तो लिख सकते हो। cos 30 की वैल्यू होती है sin 30 कितना था, एक मिनट, √3/2 और ये था हाफ। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, sin 30 था तुम्हारा, ये वैल्यू, एक मिनट रुको, tan 30 था 1/√3, तो tan sin बाई cos sin, अच्छा sin बाई cos, हाँ ये हाफ होता है, ये √3/2 होता है, ठीक। खैर ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, 0, 45 और 90, ठीक। ओके एक छोटा सा एग्जांपल देखो सब लोग। एग्जांपल 11.1, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। बताओ यहाँ पे ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसका मतलब यहाँ एंगल क्या होगा इनके बीच में? ये फोर्स है 0 डिग्री। 0 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है। 0 डिग्री के थीटा मतलब 0 है, मैक्सिमम वर्क होगा ना, मैक्स वर्क, ठीक है। मिनिमम वर्क याद रखना, मिनिमम वर्क के लिए एंगल कितना होता है इनके बीच में? 90, क्योंकि cos 90 डिग्री इज 0, ठीक है। 0 वर्क याद है ना, पिछली क्लास में पढ़ा था। 0 work is only and only when the angle between force and displacement is 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल है, 5 न्यूटन की फोर्स लगी ओवर द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसिंग फॉर 2 मीटर, 2 मीटर तक मूव हुआ, 5 न्यूटन की फोर्स लगातार लग रही थी, तो बताओ वर्क कितना किया फोर्स ने, इनका प्रोडक्ट, ठीक है, विच इज 10। अब एक बेसिक सी चीज तुम लोगों को बता रहा हूँ, मान लो यहाँ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं होता, सच दैट यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा होता कि displacement is in 45 degree with force, तब क्या वर्क सिंपली 5 into 2 होता? नहीं, तब वर्क होता cos 0 नहीं, तब cos 45 डिग्री, ठीक है। फोर्स 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, ये पता ही है वैल्यू सबको, 1/√2, ये लिखते 10√2, फाइनल आंसर ऐसे लिखते? नहीं, सबने रैशनलाइजेशन सीखी है ना, तो रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा आंसर? डिनोमिनेटर रैशनलाइज करो, कैसे करोगे रैशनलाइज? √2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या आ जाएगा? 5√2 जूल्स, है ना। 10 को √2 से किया मल्टीप्लाई, √2 से डिनोमिनेटर को भी किया मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में √2 into √2 पता है ना क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, दिस 2 विल कैंसल 5,
आई मीन कैंसिल 10 5 टाइम्स, तो 5√2 आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर तो इस पूरे सर इसमें क्वेश्चन में सर कॉस का सर कहाँ पर यूज हुआ सर? कॉस का देखो मेन यूज आता है जब इनके बीच में एंगल अदर देन 0 एंड 90 बनता है, तब मेन मजा आता है कॉस को देखने में, क्योंकि 0 के लिए पता ही है, सिंपली आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ले लोगे, क्योंकि वर्क की अभी हमने देखी थी ना, ये कहाँ गया, मैं नाम लिख देता हूँ फिर से। हमने 9th में ऐसे पढ़ते हैं सबसे पहले, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट एक्चुअली में वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। 9th क्लास में एग्जांपल्स ऐसे लिए माने सुने कि थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 एंड थीटा इज इक्वल टू 180। सिंपल ऐसे केस लिए, उन्होंने बस सीधा थीटा तो बताया नहीं है तुम लोग को, ठीक है, एक्चुअली थीटा है क्या, बट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए बस ये उन्होंने बताया कि हाँ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन विच डायरेक्शन, सेम, ऑपोजिट और परपेंडिकुलर, Same. सेम। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, और 90 डिग्री, आई मीन 90 इसके लिए हो जाएगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 180 के लिए Opposite. एग्जैक्टली ऑपोजिट। ठीक है, फोर्स मतलब एंटी पैरेलल ना, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल, या फिर ऐसे लिख देता हूँ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ठीक है, ऑपोजिट टू ईच अदर। तो इसके लिए तो तुम्हें बताते नहीं कि कॉस की जरूरत है, वो सीधा बोल देते अच्छा, मतलब इस केस में आपको वर्क को ऐसे लिखना है -Fs, है ना, इस केस में आपको क्या लिखना है, 0 वर्क डन, और इस केस में वर्क डन क्या लिखना है, Fs। बट कॉस से आपको ये क्लैरिटी आती कि ये क्यों ऐसे लिखना है, यहाँ क्यों Fs ही है, यहाँ पे क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू Fs ही होगा। यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो चीज़ 0 हो जाएगी। और यहाँ -1 क्यों आया कोएफिशिएंट में, क्योंकि cos 180 डिग्री -1 होता है। ठीक है, तो cos से हमें और क्लैरिटी मिलती है कि अच्छा हो क्या रहा है एक्चुअली में, समझे। समझे। यस सर। Yes, sir. ठीक, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना ले लो, यही एक्चुअली यही 3 केसेस की उन्होंने बात की है। इसे कह देते हैं पॉजिटिव वर्क, इसे कह देते हैं नेगेटिव वर्क, और इसे कह देते हैं जीरो वर्क। बस जीरो वर्क में फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में कैसा एंगल होगा, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। पॉजिटिव वर्क के केस में 0 डिग्री एंगल होगा इनके बीच में। लेकिन हमने और एक केस क्या पढ़ा पॉजिटिव वर्क का, कि 0 डिग्री नहीं, कोई भी अक्यूट एंगल हो सकता है इंक्लूडिंग 0। ठीक है, 90 नहीं हो सकता, याद, 90 इज नॉट एन अक्यूट एंगल, 90 इज राइट एंगल ट्रायंगल। और नेगेटिव वर्क के लिए उनके बीच में एंगल 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ जब तक तुम्हें कॉस का मतलब नहीं बताया जाए तो तुम कभी फिगर आउट कर पाओगे कि ये देखो कि ये माइनस कैसे आया। बस उन्होंने यहाँ बोल दिया कि ओके, एक बॉडी चल रही थी, ब्रेक लगा, तो ब्रेक कैसी फोर्स है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, तो ब्रेक एक रिटार्डिंग फोर्स हो गई। तो बताओ, उस ब्रेक, और ब्रेक तो लग रही है लेकिन फिर भी बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, उसको थोड़ा टाइम लगेगा रुकने में, नहीं तुरंत रुक जाएगी जैसे आपने ब्रेक अप्लाई की। तो उस केस में बताओ, जो ब्रेक, जो रिटार्डिंग फोर्स है और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही कैसी डायरेक्शन में, ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो देखो यहाँ 180 डिग्री एंगल मेंशन्ड है। क्या उन्होंने आगे कहीं कॉस के बारे तुम्हें बताया है? नहीं, बस सीधा बोल दिया है कि एफ इज टेकन एज नेगेटिव एंड डिनोटेड बाय माइनस साइन। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, उन्होंने वेक्टर की वो टर्मिनोलॉजी यूज की है कि ओके, सो मेरी ड्राइंग कितनी गंदी है। मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है,
ये डिस्प्लेसमेंट है और ये था फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स। तो अगर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ऐसे बनाऊं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या मुझे माइनस एफ आर आई सी नहीं लिखना पड़ेगा? क्योंकि वेक्टर्स को आप ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाते हो तो -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली -1 आता क्यों? कॉस के चलते आता है। तो तुम अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा? वर्क डन, ठीक है, माइनस साइन दिख गया, दैट्स व्हाई वी से नेगेटिव वर्क हुआ, बट एक्चुअली में नेगेटिव वर्क आता है वो एंगल को जब हम पुट करते हैं कॉस में, बिकॉज cos 180 इज -1। ओके, मूविंग ऑन। इसका आंसर बता दो, ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 1, जस्ट अ मिनट, पढ़ो क्वेश्चन 1। अ फोर्स 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, 7 न्यूटन की फोर्स लगी और मान लो 8 मीटर तक डिस्प्लेस किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या हो जाएगा? वर्क डन। जल्दी बता, बहुत सिंपल है। यस तनुष्का सही है, अथर्व सही है, बाकी लोग बताओ जल्दी, एटलीस्ट चैट में तो बताओ। 56 जूल्स, ठीक है स्नेहा, यूनिट्स के साथ भी गुड, क्योंकि वर्क डन इज सर फोर्स जूल्स इन को सर लिखते कैसे सर? खाली जे से? कैपिटल जे, कैपिटल जे। और एक चीज बताओ, ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स से क्या कहना चाह रहे हैं? एंगल क्या है फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट के बीच में? 0 डिग्री। 0 0 डिग्री। डिग्री। हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन होती तो 180 लेते हैं। ओके, मूविंग ऑन। देखो यहाँ लिख भी दिया इन्होंने, वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द, एक मिनट, हाँ, वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट एंड पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो पॉइंट्स पे एकदम एम्फोसाइज किया उन्होंने। ओके, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, पूछ लो। कोई डाउट? नो सर। ओके, अब एक और सिचुएशन देखो। एक पॉटर है and he lifted a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head. तो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। ये सपोज लगेज था, इसने उठा के अपने सर पे रख लिया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुई? राइट वर्ड्स, लेफ्ट वर्ड्स, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स? लगेज ग्राउंड, अपवर्ड्स। अपवर्ड्स कितने? हाँ, यस अथर्व, मनस्विन सही है। तो अपवर्ड्स कितने डिस्टेंस मूव हुआ है लगेज? पढ़ो डेटा। 1.5 मीटर अब। 1.5 मीटर, मान लो ये 1.5 मीटर है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट पता चल गई हमें? डिस्प्लेसमेंट पता चल गई ना? यस सर। वर्क डन, हमें देखो याद रखो, क्वेश्चन से डिविएट नहीं होना है। वर्क डन निकालने के लिए हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। सर डिस्प्लेसमेंट तो पता चल गई, फोर्स कैसे निकालें? अब देखो यहाँ क्या उन्होंने कहीं भी मेंशन किया है? फोर्स कितनी अप्लाई की उसने लगेज पे? नहीं, यहाँ इन्होंने मास प्रोवाइड किया किसका? लगेज का, ठीक है। अब एक कॉमन सी चीज है, सपोज तुमने अपने फ्रेंड को, ठीक है, गोदी में उठा लिया। मान लो एक फ्रेंड है 40 kg का और दूसरा फ्रेंड है 60 kg का, ठीक है। तो किसे उठाने में ज्यादा वर्क होगा? सिंपल, ठीक है जी, वाले में ज्यादा वर्क लगेगा किसे? सर, जिसे 60 केजी वाले 60। को उठाएंगे जब। नहीं, मैं बोलूंगा नहीं। मैं बोलूं क्यों? पूरा डेटा मैंने नहीं दिया, मैंने ये कहा कि मैंने सिर्फ ये पूछा कि किससे उठाने में ज्यादा वर्क लगेगा। अगर तुम 60 कहोगे तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, मैं 60 kg वाले को ना बस 1 मीटर तक उठाऊंगा, ठीक, और 50 kg वाले को 5 मीटर तक उठाऊंगा। 50 kg को मैंने कितने डिस्प्लेसमेंट तक मूव करवाया? 5 मीटर। 5 मीटर। और 60 kg को 1 मीटर तक। तो अब हो गया ना वर्क डन ऑन 50 kg फ्रेंड वाइल लिफ्टिंग हिम और हर। तो कितना हो गया? इस केस में ज्यादा हो जाएगा वर्क। तो
याद रखो यार, वर्क डन के लिए दोनों आपको पैरामीटर्स लेकर चलने हैं, मत भूलो इस बात को, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, याद रहेगा। यस Yes, सर। sir. डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई तो वर्क डन वैसे ही जीरो हो जाएगा, या तो फिर फोर्स जीरो हो गई तब भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन होने के लिए दोनों क्वांटिटीज को नॉन जीरो होना पड़ेगा। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई कुछ वैल्यू आनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक, अब देखो, जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हो, ठीक है, तुम एक्चुअली कितनी फोर्स लगाते हो पता है? अरे यार, ये देखो मेरा कैलकुलेटर यहाँ बेंच पे रखा हुआ है, ठीक है, या कैलकुलेटर छोड़ो, मैं डेली बेसिस पे अपना फ़ोन यूज़ करता हूँ, सब लोग तुम लोग करते होगे। तुम अभी जाओगे गूगल में या उस फ़ोन के वेबसाइट पे और स्पेक्स मतलब स्पेसिफिकेशन उसकी देखोगे, तो तुम्हें हर फ़ोन का वो पता चल जाएगा कि इसका वेट, लिखते तो वेट है बट एक्चुअली में होता है मास, राइट? तो हर फ़ोन का मास पता चल जाएगा। सपोज तुम्हारे फ़ोन का मास है, सपोज करो 180 ग्राम्स, ठीक है, तो तुमने अपने फ़ोन को ये टेबल पे रखा हुआ है, लेट्स से लिफ्ट किया, तो तुमने मिनिमम कितनी फोर्स लगाई होगी टू लिफ्ट इट? मिनिमम जो उसका वेट है वो है मिनिमम फोर्स, क्योंकि वेट एक फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? और इस केस में फोन का मास है 180, तो 180 इंटू जी की वैल्यू सिंप्लिसिटी के लिए आप अभी 10 ले लो, वैसे 9.8 होती है सबको पता है, तो 1800 क्या हो गया बताओ, न्यूटन? अरे बोलो भाई, बस मास और जी का प्रोडक्ट ले लिया तो ये फोर्स है ना। मैं यहाँ वेट लिख देता हूँ, चलो अच्छे से। वेट एक फोर्स है कि नहीं बताओ, है कि नहीं? यस सर, फोर्स है एक। Yes, sir. क्या यहाँ मैं न्यूटन लिख दूँ? यस सर, लिख दो। सब भूलते जा रहे हो तुम लोग। ये करने के लिए तुम्हें इनके ऐसा यूनिट्स लिखने पड़ते हैं यार, याद रखो। मास का ऐसा यूनिट हमने केजी होता है, हमने यहाँ ग्राम की वैल्यू पुट की है, देखो ग्राम। तो तुम्हें 180 को क्या करना था, 1000 से डिवाइड, ठीक है। ये क्या, ये दूसरी चीज जो थी जी, ये ऐसा यूनिट में था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर, जो ये वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है, होती तो एक्चुअली 9.8 होती है, बट हमने यहाँ क्या यूज़ किया, 10। बट ऐसा यूनिट में है ना वो, ऐसा यूनिट याद रखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसा यूनिट में पुट करने से हमें कितनी वैल्यू आई, एक मिनट थोड़ा अच्छे से बड़ा करके लिखते हैं। 180 को डिवाइड किया 1000 से ताकि केजी में कन्वर्ट हो जाए, इंटू 10, ये दो जीरो कट जाएंगे सबको पता है, 1.8। अब मैं कॉन्फिडेंटली लिख सकता हूँ न्यूटन। तो मिनिमम तुम्हें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी बताओ, 1.8? मिनिमम इतनी लगानी पड़ेगी कि नहीं? हाँ, मैक्सिमम तुम कितनी भी लगा सकते हो, लिफ्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अरे हाँ ना, कुछ तो कहो यार। यस Yes, सर। sir. ठीक है, अगर तुम मान लो फोर्स अपने फोन पे 1.8 नहीं 1.5 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो, तो क्या फोन कभी लिफ्ट हो पाएगा? नो सर। नहीं। 2 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो पाएगा लिफ्ट? यस सर। यस। 1.8 अप्लाई कर रहे हो पाएगा? एग्जैक्टली 1.8। नो। पक्का? यस सर, सर कुछ ना कुछ तो ज्यादा होना ही चाहिए सर। कुछ ना कुछ ज्यादा होना चाहिए, देखो सर यही थोड़ा चीज, तो। नहीं यही चीज को ध्यान से समझना है। एग्जैक्टली 1.8 भी अप्लाई करोगे तो हो जाएगा लिफ्ट, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर एक ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है टेबल पे, रेस्ट कर रहा है, तो उसका सपोज मास है 10 केजी, तो ऑब्वियसली इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो अप्लाई हो रहा है वो mg होता है। तो mg यहाँ पे 10 इंटू, देखो 10 केजी है तो मैंने 10 ही पुट किया, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो 100 क्या, न्यूटन। 100 न्यूटन वेट। वेट क्या है, एक फोर्स है ना, सिंपल।
तो आपको इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में? लिफ्ट करना मैं कह रहा हूं 90, 99, 98, 85, ये सब वैल्यू से कुछ नहीं होने वाला। मिनिमम 100 करना पड़ेगा कि नहीं, पहले ये बताओ, ताकि ये दोनों फोर्सेस फिर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। सर हाँ सर ये 100 न्यूटन और वो अपवर्ड 100 न्यूटन तो सर एक जगह आएगी सर, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट फ्री हो जाएगा सर। ऑब्जेक्ट सर फ्री हो ना तो जाएगा सर ये मतलब? अपवर्ड्स होगा सर, ना तो ये डाउनवर्ड्स होगा। हाँ मैं कह रहा हूँ अगर तुम 100 न्यूटन अप्लाई करोगे तो ये ऑब्जेक्ट फिर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। यस और नो, ये बताओ पहले। यस सर, सर नो फोर्स एक्सपीरियंस होगी सर। नो फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ठीक। लेकिन मैंने एक वर्ड बार बार शायद बोला होगा तुमने, शायद सुना नहीं। मैंने बार बार कहा मिनिमम वर्क। तो मिनिमम का मतलब है कि तुम्हें कम से कम 100 न्यूटन तो लगानी पड़ेगी। तो इस केस में भी इसलिए मैं मिनिमम पे ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा था। तो यहाँ पे भी मिनिमम वर्क आपको इस फोन को उठाने के लिए 1.8 न्यूटन, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा तो 1.9 टू 5 न्यूटन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन किसी मान लो नमन ने अपना फ़ोन बहुत झट से उठाया, ठीक है, रात के 12 बजे, उसका बर्थडे देखने के लिए भाई किसने किसने विश किया मुझे तो इसके फोर्स अप्लाई करने में, और मान लो मानसवी ने बहुत आराम से प्यार से अपना फ़ोन उठाया, एकदम बोर हो गया, अब क्या करें, चलो फ़ोन ही देख लेते हैं। तो ये मानसवी ने फोर्स अप्लाई की और ये रात के 12 बजे ठीक, नमन एक्साइटेड है लड़का कि भाई कौन कौन मुझे विश कर रहा है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आ जाएगा रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि किसने वर्क ज्यादा स्पीड से किया, इसे हम कहते हैं पावर। नहीं समझे? अब ये अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों केस में फोन लिफ्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मिनिमम कितने फोर्स अप्लाई करने पे हुआ? 1.8 न्यूटन। तुम लोग को लग रहा होगा कि हाँ सर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये मिनिमम फोर्स अगर आप यहाँ पुट करोगे ना वर्क डन के इक्वेशन में, ये देखो इनटू मान लो कितने, तुमने इतने हाइट तक फोन उठाया, मान लो 90 सेंटीमीटर, कितना 90 सेंटीमीटर, तो बस 90 सेंटीमीटर पुट कर दोगे यहाँ पे। ऐसा यूनिट का ख्याल रखोगे कि नहीं रखोगे? रखोगे ना? तो 100 से यस डिवाइड सर। करोगे, 1 पॉइंट इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा? 90 72 हो गया 162, 16.2 हुआ ना जूल्स इस केस में, ठीक है। लेकिन नमन के केस में क्या हो जाएगा बताओ? उसने 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की और उसने भी उतने ही मान लो डिस्प्लेसमेंट करवाई ऑब्जेक्ट की 90 सेंटीमीटर। इस केस में वर्क ज्यादा है, जो कि हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, 5 न्यूटन, एक मिनट कुछ गड़बड़ की है क्या हम लोगों ने? ये 1.62 होगा ना या 16.2 होगा? 1.62 होगा ना, चेक करो। 1.8 इंटू 9 हो जाएगा तुम्हारा 16.2 डिवाइडेड बाई 10, 1.62 ना। हाँ ठीक है अथर्व। और नमन के केस में कितना हुआ? 4.5 राइट। तो बार बार हम किस वर्ड पे स्ट्रेस कर रहे थे? मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क। मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन should be such that the force applied on the object is equal to its weight, ठीक है, ये मिनिमम वर्क होता है। अब मान लो कोई और ज्यादा एक्साइटेड है यार, फोन बहुत और फोर्स से उठाया किसी ने, 15 न्यूटन, एकदम पलक झपकते एकदम, तो उस केस में वर्क डन ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा। लेकिन वो मिनिमम वाली कंडीशन एक खास कंडीशन है। जैसे हम कहते हैं ना, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा 9th में, कि एक पॉइंट है
एक पॉइंट, सर्कल्स चैप्टर में पढ़ा होगा, याद करो, सर्कल चैप्टर पढ़ा है ना हिमांशु सर ने, यस सर। कि एक पॉइंट और एक लाइन, इनके बीच में कैसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। वैसे तो बहुत सारे डिस्टेंसेस हैं एक पॉइंट से एक लाइन के बीच में, बट वो खास डिस्टेंस कौन सा होता है जो हम कंसिडर करते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ हाँ कि नहीं? तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन के साथ क्या एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो उसी तरह वो मिनिमम वर्क डन, वो जो मिनिमम वर्क डन होगा यहाँ पे या किसी भी केस में, ये मिनिमम वर्ड कब यूज करना है याद रखो, जब भी तुम ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हो, ठीक है? या फिर एक क्वेश्चन तुम्हें ऐसे भी बना के दे सकते हैं स्कूल एग्जाम में कि मान लो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, और मिनिमम कितना आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू मूव दिस ऑब्जेक्ट, तो मिनिमम फोर्स पता क्या होगी? एग्जैक्टली इक्वल टू द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। मैक्सिमम फ्रिक्शन जो इस ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में जो अप्लाई होगी, ठीक है, उतनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी तुम्हें ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, वो तो कहीं नहीं जा रही ना, उतनी तो करनी पड़ेगी। तो ये मिनिमम वर्ड पे बहुत ध्यान दिया करो, ठीक है? तो यहाँ पे चलो सॉल्व करो इसे। लगेज कितना भारी है? 15 केजी। 15 केजी को यहाँ से 1.5 मीटर उठा के डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो मास 15 केजी के लिए उसका वेट कितना हो जाएगा बताओ? जी को 10 लेके बताओ, कौन जल्दी बताओ, वेट कितना हो जाएगा मास का? 150। 150। लेकिन ये फोर्स है, वेट एक फोर्स है, तो फोर्स अप्लाइड ऑन द लगेज इज 150 न्यूटन। आई होप ये समझ में आ गया है फोर्स कैसे निकला, याद रखना एम जी। M15 पुट किया, जी हमने 10 लिया, लेकिन हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ से निकल गया था 150 और डिस्प्लेसमेंट क्या था 1.5। चेक हमने किया था ना कि 1.5 मीटर में था और 150 न्यूटन में था, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ गया? पॉइंट हटा के ना नीचे 10 ले आओ, 10 कट गए, 15 इंटू 15 याद ही होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर है, 225 जूल्स। ओके, ठीक है, समझ में आया ये न्यूमेरिकल सबको? निवेदिता, अनन्या, अनिमेश, एरिल, Yes, sir. ओके। तो ये वर्क लिख लो कि दिस इज, बस बुक में अगर है सामने तो बुक में नोट कर लो, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन लिफ्टिंग लगेज। कम से कम इतना वर्क तो होगा ही होगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, ऑन लिफ्टिंग द लगेज। ठीक है, तो अगर मैं, मानसविन आ गया क्या क्लास में? उसने लीव कर दिया था नेट प्रॉब्लम से के चलते। तो याद है मैंने मानसविन से क्या क्वेश्चन पूछा था कि तुम एक 40 केजी या 50 केजी, दो कौन थे? एक 60 केजी था ना, राइट? अपने केस में मान लो एक, हाँ, मान लो एक 40 केजी का फ्रेंड है तुम्हारा और एक 60 केजी का फ्रेंड। तो अब अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू लिफ्ट 40 केजी ऑफ योर फ्रेंड और 60 केजी ऑफ फ्रेंड, किस केस में मिनिमम वर्क ज्यादा होगा बताओ? मिनिमम वर्क डन। अब ये क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट है और तुम आंसर कर सकते हो। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन लिफ्टिंग विच फ्रेंड विल बी मोर, 60 केजी और 40 केजी? ऑफ कोर्स 60 केजी, 60 kg। क्योंकि इसके केस में मुझे मिनिमम कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी? 600 न्यूटन। और इस केस में मुझे मिनिमम कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी? 400 न्यूटन।
400 Newton. ठीक है, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट का अगर क्वेश्चन आया, ये देखो, ये एक स्कूल एग्जाम में आ गया था, ये 40 kg का एक ऑब्जेक्ट है और ये 60 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसे 6 मीटर डिस्प्लेस किया किसी ने लिफ्ट करके, और इसे लेट्स से 4 मीटर डिस्प्लेस किया। तो बताओ किस केस में वर्क ज़्यादा या कम है? ऑब्जेक्ट ए को 6 मीटर डिस्प्लेस किया हवा में ग्राउंड से उठाकर, और ऑब्जेक्ट बी को 4 मीटर, किस केस में वर्क ज़्यादा है? जल्दी बताओ। सर सेम है। दोनों केस में सेम है कि नहीं? सर सेम है। 400 न्यूटन इसका वेट है, इसका है 600 न्यूटन। तो वर्क डन यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पे वर्क डन हो गया 400 इंटू 6, यहाँ पे वर्क डन हो गया 600 इंटू 4। दोनों केस में वर्क डन कितना आ रहा है? 2400 जूल्स, ठीक है। लेकिन मान लो यहाँ 4 के बजाय 3 मीटर होता, मान लो, तो यहाँ 3 पुट करते, तब कितना आता वर्क डन ऑन लिफ्टिंग दिस ऑब्जेक्ट? 600 kg वाले ऑब्जेक्ट को कितना वर्क अप्लाई करना पड़ता? 1800, राइट, है ना। तो हमने इससे क्या सीखा? याद रखना कि वर्क डन सिर्फ और सिर्फ फोर्स पे नहीं डिपेंड करता है। हालांकि इसकी मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड ज़्यादा है, इसकी कम है, वो डिस्प्लेसमेंट पे भी करता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो ये भारी ऑब्जेक्ट है लेकिन इसको कम डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया, तो इस केस में जो वर्क आ रहा है 1800, और इस केस में हल्का ऑब्जेक्ट है इसके कंपैरिजन में, और इससे ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट तक मूव किया है, तो इसका टोटल वर्क ज़्यादा आ रहा है, मतलब इस केस में वर्क ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, अब हेडिंग देना सब लोग, एनर्जी, बस 5 मिनट्स और। एनर्जी हेडिंग दी सबने? Yes, sir. ठीक है, 2-3 पॉइंट्स पहले लिख डालो एनर्जी के बारे। लिखो एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। जल्दी लिखो, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स ऐसा यूनिट इज जूल्स, उसके भी ऐसा यूनिट जूल्स है। जो वर्क के ऐसा यूनिट्स होते हैं वही एनर्जी के ऐसा यूनिट्स होते हैं। इट्स ऐसा यूनिट इज जूल्स, कैपिटल जे जरूर लिख लेना, ठीक है। और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखो, लिखो एनर्जी इज आपकी बुक की डेफिनेशन एग्जैक्टली वही लिख लेते हैं, ठीक है। लिख लो, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट स्लैश बॉडी, ठीक है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट स्लैश बॉडी, ओके। डन, ओके। ठीक है, फिर लिखो हमें सिर्फ एक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज के बारे ही पढ़ना है इस चैप्टर में, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। वैसे एनर्जीज बहुत तरह की होती है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी इज ड्यू टू द वर्चू ऑफ मतलब तुम कह सकते हो किसके चलते, ठीक है। जैसे केमिकल एनर्जी इज ड्यू टू द वर्चू ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, टूटते हैं और नए बनते हैं ना। सो ड्यू टू द एनर्जी इज ड्यू टू द वर्चू ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन ब्रेकिंग बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। जैसे काइनेटिक एनर्जी हमें पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू वर्चू ऑफ
मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वर्च्यू ऑफ मतलब उसके चलते, किसके चलते, ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हम कहेंगे अच्छा इस ऑब्जेक्ट के पास एबिलिटी है क्या, वर्क करने की। जैसे तुम्हारे पास कोई एबिलिटी हो सकती है, लेट्स से इफ यू प्ले चेस अच्छे से, तो यू हैव दिस स्किल, यू हैव दिस एबिलिटी टू प्ले चेस। लेट्स से तुम स्क्वॉश बहुत अच्छा खेलते हो, मतलब बैडमिंटन, तो यू हैव दिस एबिलिटी। लेट्स से तुम बहुत अच्छा स्विमर हो, तो यू हैव दिस एबिलिटी टू स्विम। ठीक है, सबके पास कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एबिलिटी है टू डू वर्क, तो हम कहते हैं कि अच्छा उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है। हालांकि एनर्जी और वर्क सेम होते हैं, बस उनको अलग नाम से हम पढ़ते हैं, इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लिख लो इसे, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वर्च्यू की स्पेलिंग है VIRTUE। और सेकंड नंबर में लिखो पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ, हमें ये दो एनर्जीज पढ़नी है, ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ, लिखो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी। ओके, Sir, can you repeat both of them? मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट में के ही लिख रहा हूँ, इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और सेकंड में लिखा पोटेंशियल एनर्जी, PE शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, तुम पूरा लिखना, इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ, ठीक है, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर लिख लो KE इज इक्वल टू हाफ mv², ब्रैकेट्स में जरूर जूल लिख लेना, कैपिटल J, ये V है, जहाँ पे M है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। SI यूनिट्स क्या होते हैं मास के, पता ही सबको, वही लिखना है kg। और V वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी के क्या होते हैं यूनिट्स, SI यूनिट्स, बताओ। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड अथर वेलोसिटी। और सेकेंड में लिख लेना PE, PE मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है mgh, ब्रैकेट में ज़रूर लिख लेना जूल्स, क्योंकि ये क्या है, एनर्जी है, एनर्जी के SI यूनिट्स जूल्स होते हैं। M पता, ये लिख लो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। G, G क्या है, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कांस्टेंट है, पता ही होना चाहिए, G अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और H क्या है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, ग्राउंड, ब्रैकेट में यूजुअली लिख लेना। यूजुअली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम हाइट मेजर करते हैं, बट नॉट ऑलवेज, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखकर ख़त्म करते हैं क्लास, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल। पहले ये सब लिख लो। ठीक है, और जब तक लिख रहे हो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। ये लिख लिया ना सबने, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²
पोटेंशियल एनर्जी mgh। Yes, sir. इरेज कर दूं मैं? सबने लिख लिया? जल्दी बता दो, क्योंकि Yes, मैं, sir. सूची ने तो लिख लिया, पलक। सर मैं पोटेंशियल वाला लिख रहा हूँ। अच्छा, यस सर, लिख लिया। यस सर, लिख लिया। ओके। बास्केटबॉल, आई होप तुम लोगों ने कभी ना कभी खेला ही होगा। तो एक 5 kg के बॉल को तुम 100 मीटर की हाइट से फेंक रहे हो और उसी बास्केटबॉल को 120 मीटर की हाइट से फेंक रहे हो, तो किस सिचुएशन में ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा वो बॉल? पोजेस करेगा मतलब उसके पास होगी वो पोटेंशियल एनर्जी, किस केस में? ए केस में या बी के केस में? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, बताओ। m मतलब हमने बी के केस में क्यों? बताओ बी के केस में क्यों? हाइट डिसाइड करेगी, राइट, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितनी ज़्यादा है तो आई थिंक वो कर लोगे कैलकुलेट। पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे इस केस में, ठीक है? देख लो, मास के जगह 5 पुट करोगे, जी की वैल्यू फिक्स है दोनों केस में। फर्स्ट केस में, बी के केस में क्या पुट करोगे? 120 मीटर्स। और सी के केस में क्या पुट करोगे यहाँ पे? 100। जब 120 को पुट करोगे तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 120 इंटू 10 इंटू 5, 6000 ना? यस सर। तो इस केस में 6000 जूल्स। और जब 100 पुट करोगे यहाँ पे तो 100 इंटू 10 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 5000 जूल्स। ठीक है? हाँ, बस ये मुझे एक लास्ट पॉइंट बताना था। ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है, ध्यान से सुन लो। ये पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के पास तब होगी जब उसे रिलीज किया जा रहा है उस पॉइंट से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तुम इस पॉइंट से, पॉइंट एक्स से रिलीज करोगे ए को, तब उस क्षण में, उस मोमेंट में इसके पास 5000 जूल होगी। और इस पॉइंट वाई में, वाई पॉइंट से तुम बी बॉडी को रिलीज करोगे, मतलब इस बॉडी को, उस मोमेंट में इसके पास 6000 जूल्स होंगी। लेकिन जैसे जैसे हाइट कम होगी, देखो जैसे जैसे हाइट कम होगी, ये चीज, ये दोनों तो फिक्स है ना, ये दोनों कभी चेंज नहीं होंगे ऑब्जेक्ट के, क्योंकि मास कांस्टेंट क्वांटिटी है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट जल्दी चेंज नहीं होता है अनलेस वो, मतलब आइस हो। ओले पड़ते हैं ना, नोएडा में बहुत ओले ओले पड़ते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो, मतलब जब तुम्हारे बालकनी में ओले गिरते हैं तो जब वो अपनी जर्नी उन्होंने शुरू की होगी और नीचे गिरने तक उनका साइज कम नहीं होता है? कितनी सारे फ्रिक्शन झेल के आते हैं, साइज कम होता है कि नहीं? तो हमने होता वो, है। हाँ, हमें वो सिचुएशन नहीं लेने की मास चेंज हो रहा ऑब्जेक्ट का, हमें ये सिचुएशन सिंपल लेने की, मास कांस्टेंट ऑब्जेक्ट का। जी तो ये तो भाई प्लैनेट पे डिपेंड करता है, ये भी कांस्टेंट है मान लो। हाँ, मतलब इसको कांस्टेंट मान के चलेंगे। वैसे कि वैसे ये तो हाइट से चेंज होता है जी, लेकिन हाइट ये तो ऑब्जेक्ट की चेंज होगी कब? जब वो फॉल कर रहा है ग्राउंड पे। तो याद रखना, जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। मतलब सर हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू विच अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट? सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक छोटा सा एग्जांपल कि एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द पॉइंट इट फॉल्स इट हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब जिस पॉइंट से वो गिर रहा है, एज इट इज फॉलिंग द पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग एंड द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। और इस पॉइंट पे क्या होगा तुम्हें क्या लगता है? जैसे उसने ग्राउंड के साथ कांटेक्ट किया, सर इस पॉइंट पे हाइट तो जीरो हो गई, जैसे उसने टच किया ग्राउंड को, हाइट जीरो मतलब पोटेंशियल एनर्जी खत्म। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब जर्नी शुरू की थी तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, जीरो काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि गिरना शुरू नहीं हुआ ऑब्जेक्ट का। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है,
पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और जैसे ग्राउंड को हिट किया पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो फाइनली इस चीज को लिख लो और खत्म करते हैं क्लास कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट होता है एक बॉडी के लिए, इनका सम एक मैकेनिकल सिस्टम के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, दैट्स इट। आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, नोट कर लेना एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो टिक कर लो 1। 4 एक मिनट, 4 नहीं, 1 हो गया। ये वाला 6th वाला, अभी हमने इसके बारे में कुछ डिस्कशन किया है। जो भी तुम्हारे थॉट्स है लिखना, ठीक है? डोंट टेक हेल्प ऑफ एनी गूगल और सो एनी अदर सोर्स। ये क्वेश्चन नंबर 8, बस ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, 1, 6 और 8, ठीक है? रिपीट करता हूँ, 1, 6 एंड 8 एक्सरसाइज क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क है। बस 3 क्वेश्चंस, ट्राई देम आउट। I'll see you Thursday. Thank you, sir. All right. Take care, guys. Bye bye. Thank you, sir. Bye.